गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपांशु सैनी आज राज क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और भाई टेंशन लेने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है, इतना बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे आपको जरा सा भी कुछ भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझ लो। पहले तो रिफ्लेक्शन किसका हो रहा है? लाइट का। रिफ्लेक्शन बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे लाइट के बारे में। लाइट का मतलब क्या है? लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आपकी लाइट है ना, लाइट एक एनर्जी का ही रूप है। जैसे कि मैं आपको बंद कमरे में बिठा दूं, अब बंद कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बल्ब कोई नहीं जल रहा जरा सा भी, तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देने का कुछ भी। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें लाइट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पंखा चला दो, पंखे से दिखाई दे जाएगा? विंड एनर्जी से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देने का। गर्मी लगेगी तो विंड एनर्जी चाहिएगी। ऐसे ही तुम्हें क्या पढ़नी है? बुक पढ़नी है, तो कौन सी एनर्जी चाहिएगी? लाइट एनर्जी, लाइट चाहिएगी। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लाइट एनर्जी को किस तरीके से ले रहे हो। या तो तुम किसी आग को जला के, जैसे कि कैंडल, मोमबत्ती आपने जलाई, तो आपने कौन सी एनर्जी को, हीट एनर्जी को किस में ट्रांसफर कर दिया? लाइट एनर्जी में। और अगर आप बल्ब ऑन कर रहे हो तो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या में कन्वर्ट कर दिया? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप अलग अलग एनर्जी को अलग अलग दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हालांकि पढ़ा नहीं होगा, कुछ नालायक ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा आज तक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता और ना ही क्या करा जा सकता, खत्म करा जा सकता। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को बना सकते और ना एनर्जी को क्या कर सकते, खत्म कर सकते। बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सके, चेंज कर सके और अपने यूज में ले सके। हमने वही काम किसके साथ करा? लाइट की। जब हीट एनर्जी मोमबत्ती जलाई तो हीट एनर्जी को क्या में कन्वर्ट कर लिया? लाइट एनर्जी में। और जब बिजली पास करवाई तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया? लाइट एनर्जी में। तो मेन मुद्दा है लाइट का। अब लाइट की सुनो, लाइट के अंदर से रेज निकलती है। आप सभी ने देखा होगा, कभी कभी बल्ब में आंख मीच के बंद करके ऐसे देखोगे तो बल्ब में से निकलती हुई क्या दिखाई देंगी आपको? लाइट रेज निकलती हुई दिखाई देंगी। तो वही क्या था? लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरे में पढ़ने वाले हैं। अगर हमें अपने चारों तरफ की चीजें देखनी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं आप बंद कमरे में बैठे हैं, आंख खुली और आंख के अंदर से लाइट निकली आई, ऐसा कभी नहीं होने का। शक्तिमान होनी तुम, जो आंख खुली और उसके अंदर से क्या निकली आई? लाइट बाहर आ गई। तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तुम क्या ऑन करोगे? ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह ऑन करोगे। अब अगर ट्यूबलाइट बल्ब ऑन करा तो इसका मतलब क्या दे रहे हैं? हमें लाइट दे रहे हैं। तो वे ऑब्जेक्ट जो हमें क्या प्रोवाइड करवा में? लाइट एनर्जी। क्या प्रोवाइड करवा में? लाइट एनर्जी या लाइट रोशनी प्रोवाइड करवा में। वे ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तुमने देखा भी होगा कि सचिन तेंदुलकर लुमिनियस बैटरी, लुमिनियस ट्यूबलाइट, इन सब का क्या करता है? ऐड करता है। तो लुमिनियस का मतलब ही क्या है? वे ऑब्जेक्ट जो हमें क्या देते हो? लाइट। और सचिन तेंदुलकर लुमिनियस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, वो इसे क्या कर रहा है? इसके स्पॉन्सर है, इसको सभी को बता रहा है कि किस चीज के बल्ब खरीदो, लुमिनियस के। इसका मतलब बल्ब क्या देगा तुम्हें? लाइट देगा। और हम या बुक जिन्हें लाइट की जरूरत पड़ रही है, जो दूसरों पे डिपेंड है, बल्ब जलेगा तो अक्षर दिखेंगे, बल्ब जलेगा तो पढ़ाई होगी। तो हम किस पे डिपेंड हुए? लाइट पे डिपेंड हुए। तो हमारे पास अपनी खुद की लाइट नहीं है ना, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। हालांकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपनी लाइट खुद ले घूमते हैं, जैसे कि कौन? जुगनू। उनके पास अपनी खुद की लाइट होगी, ठीक है ना। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, तो वे चमकते हैं ना, पर उनके पास खुद की लाइट है। तो वे कौन से ऑब्जेक्ट हैं? लुमिनियस। लाइट हुई, टॉर्च हुई, बल्ब हुई, ठीक है ना, सन हुआ, कुछ स्टार्स भी हैं, सब क्या है? लुमिनियस। और नॉन लुमिनियस जिसके पास अपनी खुद की लाइट ना हो, वे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपसे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट की नेचर कैसी है? नेचर ऑफ लाइट होती कैसी है? कैसी है लाइट? क्या नेचर है, क्या प्रकृति है लाइट की? तो हुआ क्या था, स्टार्टिंग में सबसे पहले थ्योरी आई थी। कौन सी थ्योरी? वेव थ्योरी। कौन सी? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में क्या कहा गया था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में दौड़ती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि तुमने देखा हो कभी कभी तेज साउंड बज रहा, डीजे बज रहा, और तुम उसके सामने खड़े हुए हो तो तुम्हारे कपड़े कैसे हिलेंगे? ऐसे हिलने शुरू हो जाएंगे। तो तुम्हें उसके अंदर से एनर्जी आती हुई थोड़ा ना दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो वो वेव की फॉर्म में आ रही है। और कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम देखोगे कभी कभी जब तेज साउंड बजाओगे तो जो पानी है, पानी के अंदर ऐसे सरफेस पे ऐसे लाइनिंग से आनी शुरू हो जाएगी। क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि वे किस फॉर्म में जा रही है उसमें एनर्जी साउंड की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी बात, फिर कुछ दिन बाद फिर थ्योरी आई। दूसरी थ्योरी क्या आई? पार्टिकल। एक साइंटिस्ट ने आकर के कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल मीडियम के थ्रू
क्या करती है, ट्रेवल करती है। जैसे मैं कहूँ आपसे बहुत सारे कंचे, खेलने वाले कंचे जो हैं वे एक ही लाइन में लगा करके रख दिए, बहुत सारे कंचे, और मैं कह रहा हूँ यहाँ से टॉर्च मारोगे तो ऐसा क्या हो जाएगी, लाइट पास होती हुई दिखाई देगी। जैसे तुमने देखो टिंडल इफेक्ट, कभी कभी कोई लड़की झाड़ू लगा रही कमरे में, आपके घर वाले झाड़ू लगा रहे हैं, कभी कभी तुम्हारी ड्यूटी लगी कि बेटा झाड़ू लगाओ आज कमरे में, तो विंडो में से क्या आ रही होगी, लाइट आ रही होगी, तो उसके अंदर से लाइट आ रही होगी, तो इसके अंदर क्या चमक रहे होंगे, पार्टिकल्स चमक रहे होंगे। पार्टिकल्स की चमकेंगे तो इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल्स चमक रहे, पार्टिकल्स के अंदर से रिफ्रैक्ट होके उसके अंदर घुस के निकल के या रिफ्लेक्ट होके टकरा टकरा के क्या आ रही, लाइट ट्रेवल कर रही। पर बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए महान और उन्होंने क्वांटम थ्योरी दे दी। अब क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा कि भैया ये तो ड्यूल सिम की तरह होंगे, जैसे एक फोन में दो, पहले क्या था, एक सिम में, एक फोन में एक ही नंबर चल रहा है, एक ही सिम चल रहा, फिर दूसरा फोन रखना पड़ रहा अगर किसी को जरूरत है तो, तुम्हें भी बहुत से जरूरत है, दो दो सिम चलाओगे। तो हुआ क्या कि भाई इन्होंने क्या कर दिया, दोनों सिम वाले फोन को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा जैसे दो सिम एक ही फोन में गिर जाएंगे, ऐसे ही उन्होंने कहा कि वेव थ्योरी प्लस कौन सी थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी को कंबाइन करके दे दी क्वांटम थ्योरी। उसके तहत कहा गया कि लाइट की नेचर कैसी होगी, डोल नेचर। कैसी नेचर होगी, डोल नेचर। लाइट जो ट्रेवल करेगी वो डोल नेचर में करेगी, डबल नेचर होगी, पार्टिकल मीडियम एज वेल एज वेव मीडियम, दोनों के दोनों मीडियम होंगे। आई बात समझ आपके। तो ये थी नेचर की लाइट की, पार्टिकल से भी पास हो जाएगी और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में भी पास हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप एक बार इसे अच्छे से देख लो। इसके बाद हम अगला टॉपिक क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसके बाद अब मेन मुद्दे पर आ जाओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों हम पढ़ेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है ना, अभी आपका मेन टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब समझो क्या होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होगा लाइट का टकरा के वापस आना, पलटना। कि आपने कोई बॉल फेंक के मारी दीवार में टकरा कहाँ आएगी, वापस आएगी। ऐसे ही लाइट होगी। लाइट देखो एग्जांपल कितना बढ़िया था, वही तुम बुक में पढ़ रहे थे, अंधेरे कमरे में बैठे हुए, तो क्या जो टॉर्च थी, जो लाइट थी, वो हमारी आईज पे थोड़ी ना मारी थी। पहले आंख पे टॉर्च मारोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देने का। आपने क्या काम करा था, इस पे टकराई, लाइट रेज को कहीं पे हमारी बुक पे हमारी, बुक से टकरा कहाँ हमारी आंख हमारी। इसका मतलब ये हुआ लाइट रेज जगती है, ऑब्जेक्ट पे टकराती है, ऑब्जेक्ट यानी बुक, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट आई, बुक पे टकराई और बुक से टकरा कहाँ गई हमारी आईज में। तो वो प्रोसेस ही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, सेंडिंग बैक। इसका मतलब ये हुआ, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, किसी भी काम का होना, कि कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें सेंडिंग बैक हो रही है, यानी वापस जा रही है। कौन जा रही है वापस, लाइट रेज, यानी लाइट रेज का वापस जाना, लाइट रेज का आना, टकराना, और टकरा कहां जाना, वापस जाना। द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई लाइट रेज आई, आने के बाद किससे टकराई, ऑब्जेक्ट से टकराई, और टकराने के बाद कहां गई, वापस गई, तो वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइक विद एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई लाइट रेज आई, ऑब्जेक्ट से टकराई, टकरा कहां गई, वापस गई, तो वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, अगर कोई डल ऑब्जेक्ट लोगे तुम, खराब ऑब्जेक्ट लोगे तो वो रिफ्लेक्शन कम करेगा, और अगर तुम कोई शाइनी ऑब्जेक्ट लोगे तो वो कैसा करेगा, शाइनी ऑब्जेक्ट लोगे तो रिफ्लेक्शन कैसा करेगा, ज्यादा करेगा। तो यही था तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम 3 तरह के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, मिरर मतलब जो तुम्हारा शीशा हुआ है वो क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर। और दूसरा पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। एक तो प्लेन मिरर पढ़ेंगे और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 कैटेगरी होंगी, एक तो कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। बस हमें ये सरफेस पढ़नी है और कोई भी कैसी भी कोई सरफेस नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले उठाएंगे हम प्लेन मिरर, फिर पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर जिसमें कॉनकेव होगा और क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपसे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन ये तो बताओ कि इसके टाइप कितने होंगे। तो रिफ्लेक्शन के टाइप कितने होंगे, 2 टाइप होंगे, जिसमें पहला आएगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आएगा और दूसरा क्या आएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब समझो, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये होगा कि आपने कोई स्मूथ सरफेस लिया, यानी कि एग्जांपल दूं कि पिच पे बॉल खेल रहे हैं। कैसी पिच पे, एकदम प्लेन पिच है, सपाट पिच है, उसके ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप जिस एंगल से टप्पा मारोगे, बॉल टप्पा खाने के बाद यानी स्ट्राइक करने के बाद धरती पे उसी एंगल से कहां जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। ऐसे ही इसके अंदर होगा लाइट रेस, बीम ऑफ लाइट रेस। बीम मतलब तो बहुत सारी लाइट रेस एक साथ आ रही हो, तो एक साथ बहुत सारी लाइट रेस आएंगी और सेम एंगल से एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देखो यही तो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, यानी लाइट रेज का आना, टकराना और टकरा करके कहां जाना, वापस जाना। वही क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि एक ही डायरेक्शन से आई और दूसरी डायरेक्शन में सारी की सारी एक ही जैसी सेम डायरेक्शन में चली गई। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और पैरेलली क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। वही क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा कि जैसे गांव में कहते हैं कि खड़ोंजे पे खेल रहे,
यानी कि खुरदरी पिच है, उसमें यही पता नहीं लगने का गेंद ने टप्पा खाया और किस डायरेक्शन में गई, वो वापस भी आ सके टकराएगा, कभी कभी ऐसी है बिल्कुल धरती से मिलकर चली जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी जब बहुत सारी लाइट रेज आएंगी तो पैरेलल, और टकराने के बाद कैसी डायरेक्शन में जाएंगी, डिफरेंट डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, तो वही क्या कहलाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो पैरेलल आवे और पैरेलल ही चली जा, वो क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, थोड़ा सा रिवीजन कर ले। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम था, लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट क्या थी, सोर्स ऑफ एनर्जी थी, जिसे हम देखने का काम करते हैं कि हमारी लाइट डिटेक्ट, हमारी आईज जो है लाइट डिटेक्ट करती हैं और हमें ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब जो लाइट देते हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट देगा जब तो हमें नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। कोई लाइट वाला ऑब्जेक्ट था, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट था, उसने लाइट भेजी तो हमें चीजें दिखाई दी। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होंगे जो लाइट को प्रोवाइड करवाएंगे, लाइट जिनके अंदर से निकलेगी। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर से लाइट नहीं निकलती, जो दूसरों पर डिपेंड है, जैसे हमारे पास खुद की लाइट नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, वो प्रोसेस जिसमें सेंडिंग बैक वापस जावे लाइट रेज, यानी लाइट आई, टकराई और टकराने के बाद कहां चली गई, वापस चली गई। जैसे तुमने देखा हो कभी कभी शीशे का टुकड़ा लेकर के, मिरर लेकर के मुंह देखने वाला, और उसे धूप में ले जाकर ऐसे रखोगे तो आप किधर को भी लाइट रेज बैंड कर सकते हो, उसकी आपको ऐसी की ऐसी जो परछाई है वो दीवार पे दिखाई देगी। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, यानी वो प्रक्रिया जिसमें आपने लाइट रेज को कहां भेजा, टकराने के बाद वापस भेजा, वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद जो दो तरह के सरफेस होंगे, एक तो डल भद्दा, एक शाइनी। जो डल होगा, बेकार होगा, भद्दा होगा, खुरदरा होगा, वो अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं करने का। पर जो शाइनी ऑब्जेक्ट होगा, चमकदार होगा, वो अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन करेगा। और हम इस चैप्टर में ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है, दोनों के दोनों शाइनी होंगे पर उनकी जो शेप होगी उस बनावट में फर्क होगा। एक तो प्लेन मिरर होगा, दूसरा स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह का, रिफ्लेक्शन कितने तरह का होगा, दो तरह का, एक तो रेगुलर और दूसरा डिफ्यूज। रेगुलर मतलब जिसमें पैरेलल लाइट रेज आ रही हो और पैरेलल ही वापस जा रही हो, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा जिसमें पैरेलल तो लाइट रेज आ रही हो और रफ सरफेस होने की वजह से, खुरदरा सरफेस होने की वजह से लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में ना जा रही हो, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हो, तो क्या कहलाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फाइनली हमारा जो इंट्रोडक्शन था यहाँ तक का इस चैप्टर का, जो मेन इंट्रोडक्शन जिसकी हमें जरूरत पड़ती, मेन चीजों की, वे सब मैंने डिफाइन कर दी। अब दोनों को, अब हमें बस ये दोनों क्या पढ़ने हैं, मिरर पढ़ने हैं, एक तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। चलो तो अब हम क्या शुरू करते हैं, प्लेन मिरर को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से हम प्लेन मिरर अब उठा रहे हैं, तो सबसे पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। मैंने बताया था दो ही सरफेस पढ़नी है, एक तो प्लेन सरफेस और दूसरा स्फेरिकल सरफेस। और प्लेन मिरर में सबसे पहले जान लो मिरर के बारे में। मिरर क्या होगा, आपने एक सिंपल ग्लास का टुकड़ा लिया, कांच का, जिसके आर पार दिखाई दे रहा है। सिंपल ग्लास का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा ले लिया, जैसे कि चश्मे का, चश्मा जो होता है उसके ग्लास में वो जो शीशा है उसका आर पार दिखाई देगा ना, हालांकि वो शीशा नहीं होगा, कांच होगा, ठीक है ना, जो चश्मे का कांच होगा उसके अंदर से आर पार दिखाई देगा। आप उसके पीछे करना पड़ेगा, चढ़ानी पड़ेगी हमें सिल्वर की लेयर, और ऊपर से कर देना पड़ेगा रेड पेंट। आपने देखा भी होगा बहुत से शीशे टूटे हुए दिखे होंगे तो उसके पीछे रेड कलर का पेंट हो रहा है, क्योंकि सिल्वर क्या है, सिल्वर है बेस्ट रिफ्लेक्टर, बेस्ट रिफ्लेक्टर है एकदम, इससे बढ़िया कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं करता। बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है मेटल का वो है सिल्वर। तो उसके पीछे इसके क्या चढ़ा दी, ग्लास के पीछे परत चढ़ा दी, और परत चढ़ाने के बाद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया, पेंट, रेड कलर का क्या कर दिया, पेंट कर दिया, रेड कलर का पेंट। तो क्या बनकर तैयार हो गया आपका मिरर। अब इसके ऊपर क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि जो तुम्हारा ग्लास का टुकड़ा था, कांच का टुकड़ा है, कि लाइट रेज ऐसे मारोगे टॉर्च तो ऐसे पार हो जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने का। अब क्या होगा, इसके पीछे क्या चढ़ गया, सिल्वर, कौन कवर कर गया इसे पीछे से, सिल्वर, और लाइट रेज आवेगी, टकरावेगी, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो इस तरह का प्लेन सरफेस ही क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है भाई, अब इसके बारे में हम और चीज पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रीफली देख लो एक बार। मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के सरफेस पढ़ने हैं, पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल, एक प्लेन सरफेस और दूसरा स्फेरिकल सरफेस। प्लेन मिरर में पढ़ रहे हैं हम, जो बिल्कुल प्लेन शीशा होगा। शीशा बनेगा कैसे, प्लेन मिरर बनेगा कैसे, पहले तो बात बताई, ग्लास का टुकड़ा था, उसके पीछे किसकी कोटिंग करी, सिल्वर की, और ऊपर से क्या चढ़ा दिया, उसकी रेड पेंट। और रेड पेंट से क्या करेगा, इसे प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि सिल्वर लेयर ना उसे कुछ इसके ऊपर से उतरे। कुछ हरामखोर ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई शीशे में तो चंदी आ गई, ये तो बहुत महंगी है, तो भाई इतनी ज्यादा मात्रा में इसमें नहीं लगाई जाती, बहुत कम मात्रा में इसकी क्या करी जा, बस हल्की कोटिंग करी जा, हल्की सी। ठीक है भाई, देख लो एक बार। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हम कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे शीशा तो बनाने के नहीं, बस ऐसे ही सरफेस ले लेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे प्लेन मिरर के वे सब इसी बेस पे करेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ आता है भाई, ये वही वाला शीशा है जो तुम्हारी मम्मी को दहेज में मिला होगा,
ठीक है ना। तो उसी के अंदर जब तुम ड्रेसिंग टेबल वाला जब उसके सामने खड़े होगे तो ड्रेसिंग टेबल से जितनी दूर जाओगे अंदर भी आपकी इमेज उतनी ही दूर जा रही होगी। अगर आप ड्रेसिंग टेबल के पास चल के जाओगे तो आपकी इमेज कहाँ आ रही होगी, अंदर भी पास चल के आ रही होगी। इसका मतलब ये हुआ जितनी दूर आप लोग किससे खड़े हो, मिरर से जितनी दूर खड़े हो प्लेन मिरर से, उतनी ही दूर आपके अंदर भी क्या बन रही होगी, मिरर के इमेज बन रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा मिरर लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल वाला शीशा लगा हुआ है, उससे जितनी दूर तुम हो यानी जितनी दूर तुम ऑब्जेक्ट रखे हो उतनी ही दूर तुम्हारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तुम्हारा छाया चित्र दिखाई देगा उसके अंदर। ठीक है भाई। और इसे बनाने के लिए अगर रे डायग्राम पूछ लेंगे एग्जाम में कि रे डायग्राम बताओ प्लेन मिरर पे बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। प्लेन मिरर को अगर प्लेन मिरर का रे डायग्राम बनाना है तो कम से कम कितने रूल चाहिए, 2 रूल चाहिए। जिसके लिए पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, यानी कोई लाइट रेज आएगी, ये तो आपका मिरर हो गया, कोई लाइट रेज आई, टकराई और टकराने के बाद कहां चली गई, वापस रिफ्लेक्ट तो करेगा ये, तो आने वाली रे कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे। आने वाली रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये तुम्हारी क्या होगी, नॉर्मल। नॉर्मल लाइन कोई भी ऐसे ड्रॉ कर लिया अपने पास से, ठीक ना। अभी देख लो आप, तो आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। तो कितने नियम है इसके, 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, तो फर्स्ट रूल जो आप कहेगा आने वाली रे यानी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे क्या करेंगी, लाई करेंगी, यानी एक ही पॉइंट पे क्या करेंगी, लाई करेंगी। यानी आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन पे क्या करेंगी, लाई करेंगी। ये हो गया पहला रूल। अब आया दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कह रहा है भाई, दूसरा रूल कहता है कि भाई जो तुम्हारा इंसिडेंट होगा, जो तुम्हारा आने वाला एंगल होगा यानी इंसिडेंट एंगल। अब सुन लो, इंसिडेंट एंगल बनेगा किसके बीच में, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के। ये आने वाली रे और ये कैसी रे, नॉर्मल, और इन दोनों के बीच में जो बन रहा एंगल वही क्या कहलाएगा, इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, आर। तो कहने का मतलब ये है, प्लेन सरफेस पे, प्लेन पिच पे जब तुम क्रिकेट खेल लोगे, बॉल को जितनी तेजी से फेंक के मारोगे, जिस एंगल से फेंक के मारोगे, टप्पा खाने के बाद उसी एंगल से दूसरी तरफ जाएगी। तो जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी, अगर कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो उसी एंगल से टकरा करके दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। यानी आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा प्लेन सरफेस पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से लाइट रेज आएगी उसी एंगल से लाइट रेज जाएगी। ठीक है भाई। तो ये 2 लॉ थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, 2 नियम। अब इनके थ्रू हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, चलिए अब शुरू करते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम वो भी प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का मैंने अभी बताया कि ड्रेसिंग टेबल प्लेन शीशे से जितनी दूर तुम खड़े हुए होंगे अंदर भी उतनी ही दूर दिखाई दे रहे होंगे। अगर तुम शीशे की तरफ, प्लेन मिरर की तरफ 2 कदम चलोगे तो अंदर ऑब्जेक्ट भी कितने कदम चलता हुआ, जो अंदर का इमेज है वो भी कितने कदम चलती हुई दिखाई देगी, 2 कदम चलती हुई दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब ये है, जितनी दूर तुम ऑब्जेक्ट रखोगे, यानी मैं जितनी दूर खड़ा होऊंगा मिरर से उतनी ही दूर अंदर भी मैं मिरर में दिखाई दूंगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी मैं जिंदा चीज, मतलब जिंदा हो या मरी हुई हो, किसी भी चीज हो, तो जितनी दूर वो मिरर से रखी हुई है अंदर भी उतनी दूर उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इसके अंदर प्लेन मिरर के अंदर। तो रे डायग्राम बनाएंगे हम इसका। देखो ये बनाया मैंने एक प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन मिरर, और इसके अंदर दोनों के दोनों रूल लगेंगे। ठीक है ना, दोनों रूल लगाओगे तुम। ये ड्रॉ करी हमने नॉर्मल, ये कैसी लाइन थी, नॉर्मल, ये आपका मिरर था। मैंने आपसे कहा कि चलो ऑब्जेक्ट रख लो, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया, मैंने यहाँ कहीं क्या रख लिया, ऑब्जेक्ट रख लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया। अब इसकी मुझे अंदर इमेज बना के दिखानी है, कहां बन रही होगी। तो नियम लगाओ, रूल लगाओ। पहला रूल क्या था, आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे क्या करेंगी, लाई करेंगे। तो चलो कम से कम एक बात हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको क्या बनानी है, अंदर इमेज बनानी है, तो लाइट रेज इस पे डालनी पड़ेगी। वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर शीशे पे टकरा कहां आएगी, वापस आएगी। अब इस पे डालने के लिए उस पे तो बंडल आओगा पूरा लाइट रेज का। तो कम से कम कितनी लाइट रेज उठा लियो, 2, 3 भी उठा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने का। कम से कम कितनी लाइट रेज उठानी, 2। और एक नियम और है कि ऑब्जेक्ट के सिर को टकरा के आनी चाहिए। दोनों की दोनों लाइट रेज ऑब्जेक्ट के सर को टकरा करके आनी चाहिए। जैसे देखो, पहली लाइट रेज में सिर को टकरा के 90 डिग्री की लाया, बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो टकरा करके जिस एंगल से आई 90 डिग्री के एंगल से, इसी एंगल से आई थी और टकराने के बाद इसी एंगल से चली गई। हालांकि हम इसे अंदर की साइड भी क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत आई, यानी जिस एंगल से लाइट रेज आ रही है उसी एंगल से लाइट रेज कहाँ जा रही है, वापस। तो 90 डिग्री आई होगी और 90 डिग्री कहाँ चली गई होगी, वापस चली गई होगी। ठीक है भाई। तो ये ऐसी कैसी लाइट रेज वापस चली गई, यानी इंसिडेंट भी यही थी और रिफ्लेक्टेड भी यही थी। अब दूसरा, एक लाइट रेज और लानी है हमें सिर को छू के, तो एक लाइट रेज और ले आओ।
यानी कि सिर को छू करके एक लाइट रेज और लिया और किस पे टकराई, वो इस पॉइंट पे टकराई। अब जिस एंगल से आ रही उसी एंगल से कहां चली जाएगी, वापस। ये भी तो नियम है आप लोगों का कि लाइट रेज जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से कहां चली जाएगी, वापस चली जाएगी। यानी ये आने वाला एंगल और ये जाने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। अब अंतर देखो, जहां ये एक दूसरे को काट रही होंगी वहीं तुम्हारी क्या बन रही होगी, इमेज। यहाँ काट रही ना एक दूसरे को, तो यहाँ क्या बन रही होगी, इमेज। अच्छा, एक चीज देखिए आप लोगों ने, जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से रखा हुआ था उतनी दूर उसकी क्या बनी, इमेज बनी। तो ये डायग्राम था कि अगर यहाँ ए बी रखा हुआ था तो यहाँ क्या बना, ए डैश बी, उतनी की उतनी हाइट रहेगी और उतनी ही दूर रहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, u, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है u और इमेज डिस्टेंस होती है v। याद रखने का बढ़िया तरीका है। यानी तुम शीशे के सामने खड़े तो यू ऐसे नहीं कह देते, हप्पुड़ साइड में जो हमारा मेरठ है, मेरठ से उधर हप्पुड़ जो पड़ा है उसकी साइड में जो लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है, उसमें क्या कहना है कि यू क्या कर रहा, इसका मतलब ये हुआ यू क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे याद रखो, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और वी हम क्या है, इमेज। आई बात समझ में। अगर शीशे के अंदर इमेज बन रही है तो वो क्या होगा, डिस्टेंस v, और u है ऑब्जेक्ट, तो u ऑब्जेक्ट, v होगी इमेज डिस्टेंस। तो जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी ना, जितनी दूर तुम्हारा मिरर से क्या रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उतनी दूर अंदर क्या बन रही होगी, उसकी इमेज बन रही होगी। इस केस में u इक्वल्स टू क्या होगा, v। जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये रे डायग्राम था किसका, प्लेन मिरर का। 10 हिस्सा लगाया, ठीक है भाई। यहाँ सामने ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रेज कम से कम कितनी लानी है, 2, और दोनों क्या होनी चाहिए, सिर को छू करके आनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। पहली लाइट रेज आई 90 डिग्री, अपने पास से ले आओ, और भी ला सको तुम सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ से ले आवे, अगर हम लाइट रेज यहाँ से ले आवे तो ये टकरा के कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। पर यो भी कहाँ काट रही होगी नालायक को, यही काट रही होगी। जितनी भी लाइट रेज सिर को छू करके आवेंगी वे सारी की सारी एक ही पॉइंट को कटेंगी। इसका मतलब इमेज वही बननी है हर हाल में, चाहे तुम 2 रे ले आओ या 3 ले आओ, कम से कम 2 लानी है। पहली लाइट टकराई उसी एंगल से वापस चली गई, एक 90 डिग्री लाए थे उसी एंगल से टकरा कहाँ चली गई, वापस चली गई। सारी की सारी कहाँ काट रही है, एक पॉइंट पे यहाँ काट रही है। इसका मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा था उतनी दूर ये काट रही है, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा था उतनी दूर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये रे डायग्राम था किसका, प्लेन मिरर का। मैं आपको एक बार और समझा दूंगा, हम इसे एक बार और पढ़ने वाले हैं। देखो जल्दी से जल्दी एक बार कर लो। ये प्लेन मिरर लगाया आपने, और ये क्या थी तुम्हारी नॉर्मल लाइन। कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया, तो पहली लाइट रेज 90 डिग्री आई, ऐसी की ऐसी कहाँ चली गई, वापस। जैसी आई थी टकराने के बाद ऐसी ऐसी कहाँ चली गई, वापस। अंदर ड्रॉ करके देखेंगे तो ऐसे जाओगी सीधी एकदम, ठीक है भाई। और एक लाइट रेज और लाओ, यहाँ से लाइट रेज लाए, यहाँ टकराई उसी एंगल से कहाँ चली गई, वापस। यानी ऐसा आ रही थी और ऐसे कहाँ चली गई, वापस। और यहाँ एक दूसरे को काट रही होंगी दोनों, वहीं क्या बन रही होगी, इसकी इमेज। तो देखो जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा था मिरर से उतनी दूर क्या बनी मिरर की, सॉरी ऑब्जेक्ट जितनी दूर मिरर से रखा था, ऑब्जेक्ट की इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर अंदर बनी। तो ये क्या था तुम्हारा रे डायग्राम प्लेन मिरर के लिए। यानी कि अगर तुम यहाँ खड़े हुए हो तो तुम शीशे में कहाँ दिखाई दोगे, यहाँ दिखाई दो। आई बात समझ आपके, ठीक है भाई। अब हम क्या पढ़ने, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में, और इमेज कैसी बनती है, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो तुम्हारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा, जो तुम मिरर के सामने रखोगे, वही क्या कहलाएगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जो ओरिजिनल चीज होगी, ओरिजिनल सरफेस होगा, वही क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी चीज जो तुमने मिरर के सामने रखी है वही क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट, जो ओरिजिनल चीज है। और उसका जो छाया चित्र, यानी जो उसकी इमेज कैम में दिखाई दे रही, यानी उसका फोटो जो कैम में दिखाई दे रहा मिरर के अंदर, वही क्या कहलाएगा आपका इमेज। क्या कहलाएगा, इमेज। और ये 2 तरीके से दिखाई देगा फोटो, एक तो रियल और दूसरा वर्चुअल। अब रियल और वर्चुअल में डिफरेंस समझो। अगर आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए तो ये आपका क्या था, प्रोजेक्टर था, ये आपका प्रोजेक्टर था, और ये आपकी स्क्रीन थी। यानी प्रोजेक्टर से लाइट रेज निकली और किसके ऊपर पड़ी, स्क्रीन के ऊपर पड़ी। यानी जैसे फोटो चित्र यहाँ चल रहे थे ना छोटे छोटे, वे ऐसे के ऐसे ही कहाँ दिखाई दिए, कहाँ दिखाई दिए, स्क्रीन पर दिखाई दिए। तो वो कहलाओगी रियल इमेज। क्या कहलाओगी, रियल इमेज। जैसे यहाँ थे ऐसे ही कहाँ दिखाई दिए, इधर दिखाई दिए। तो ये क्या थी, रियल इमेज। कैसी इमेज थी, रियल इमेज। जबकि वर्चुअल इमेज जो हमारी है वो बनती है मिरर के अंदर। अगर मैं मान लिया मिरर है, मैं इसके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो वहां भी दिखाई देना चाहिए भाई। ये मैंने एक मिरर लगा रखा, मैं इसके सामने ऐसा खड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो वहां दिखना चाहिए ना सामने, और उधर मैं दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहाँ दिखाई दे रहा, इधर। तो क्या वो रियल इमेज है, नहीं, वो रियल इमेज है ही नहीं भाई। वहां ये वाली इमेज तो रियल हो ही नहीं सकती। अगर मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ तो मैं तो वहां दिखना चाहिए, यहाँ तो दिख ही रहा हूँ, वहां भी तो दिखना चाहिए। जब मैं इसके मिरर के सामने खड़ा हूँ वहां भी तो दिखना चाहिए, ठीक है ना। पर मैं कहाँ दिख रहा हूँ, इधर। तो वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। अगर ऐसी की ऐसी ही इमेज बन रही है तो वो रियल कहलाएगी, और अगर कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे मैं आपसे कहूँ कहीं रियल एंड
इन्वर्टेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रियल एंड इन्वर्टेड, तो भैया हमेशा याद रखियो इमेज बनेगी उल्टी। इन्वर्टेड कॉमा ना होता है उल्टे कॉमा, तो रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। और अगर कहीं लिखा हुआ है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इमेज कैसी बन रही है, सीधी। बस इतना याद रखना आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब है सीधी और रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी। आई भाई बात समझ आपके? तो यहां तक हमारा क्या था, प्लेन मिरर। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का मतलब है जो तुम्हारी सीधी साइड है वो उल्टी साइड दिखाई दे ना, और जो उल्टी साइड है वो सीधी साइड दिखाई। जैसे तुम मुझे देख रहे होगे सामने बैठे हुए मेरे, तो मैं कह रहा हूं अपना राइट हैंड उठाओ, आपने क्या करा, अपना राइट हैंड उठाया, तो आप ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारी इमेज बन रहा हूं, यानी सामने क्या लगा हुआ है, शीशा। तुमने अपना राइट हैंड उठाया, तो मैं कौन सा हाथ उठेगा, मेरा ये वाला। आपका कौन सा हैंड है, राइट हैंड। मेरा कौन सा है, लेफ्ट हैंड। और मेरा अगर मैं आप ये वाला हाथ उठा रहे हो, आप अपना लेफ्ट हैंड, तो आपको कौन सा दिखाई देगा, मेरा राइट हैंड, यानी उल्टा दिखाई देगा। इसी वजह से तो एम्बुलेंस है, उसके वर्ड कैसे लिखे हुए रहे हैं, उल्टे। लेटरल इन्वर्जन की वजह से, क्योंकि जो इमेज आपकी एम्बुलेंस पे लिखी हुई एम्बुलेंस की जो कार के शीशे के अंदर बनेगी वो सीधी बने, कैसी बने, सीधी बने। आई बात समझ में? तो वो कहलाएगा लेटरल इन्वर्जन। जो राइट साइड है वो कैसी दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड है वो कैसी दिखाई दे रहा है, राइट साइड। सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेरा, मैं आपके आमने सामने बैठा हुआ हूं, मैं कह रहा हूं आप मेरी इमेज हो, आप मुझे शीशे में दिखाई दे रहे हो, मतलब जो आप हो मैं हूं। अब मैं अपना राइट हैंड उठा रहा हूं ऐसे, तो तुम्हारा कौन सा उठ रहा होगा, देखो चेक करके, लेफ्ट हैंड। और अगर मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं तो तुम्हारा कौन सा दिखाई देगा, राइट हैंड दिखाई देगा। आप मुझे अपनी इमेज समझ के चलो, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हमारे टॉपिक, जो तुम्हारा हाफ चैप्टर था वो क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। ठीक है बच्चों, मेहनत करो अच्छे से। अब देखो बच्चों, तुम्हारा इसी में बेस्ड प्लेन मिरर का आया है एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, आप अच्छे से पढ़ो, पहले लैंग्वेज पढ़ो, न्यूमेरिकल क्या आसान कर दें। रामफल, एक इंसान है, एक आदमी है रामफल, वो ऑब्जर्व कर रहा है हिज इमेज, यानी अपनी इमेज रामफल क्या में देख रहा है, प्लेन मिरर में। यानी रामफल किसके सामने खड़ा है, प्लेन मिरर के, और उसमें अपनी क्या देख रहा है, इमेज। द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इज इमेज, यानी जो डिस्टेंस है यानी दूरी है बिटवीन मिरर, जो मिरर की और उसकी इमेज की, यही बना लो रामफल। ये लगाया आपने प्लेन मिरर। प्लेन मिरर लगाने के बाद तुमने यहाँ क्या खड़ा करा, रामफल खड़ा कर दिया, यानी यहाँ कहीं रामफल खड़ा है और वो अपनी इमेज देख रहा है, उसकी इमेज यहाँ कहीं यहाँ बन रही है, और वो है कितना, देखो द डिस्टेंस बिटवीन मिरर, ये रहा मिरर, ये क्या रहा आपका मिरर, एंड हिज इमेज, और उसकी इमेज, यानी ये उसकी इमेज थी और ये मिरर था, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस जो है v जो है वो कितनी है, यहाँ 4, कितनी है भाई, 4, यानी 4। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, इफ ही मूव्स यानी 4 है यहाँ से यहाँ तक की, तो खड़ा भी कितनी दूर होगा, 4 मीटर दूर। यानी जो तुम्हारा प्लेन मिरर है उसकी एक प्रॉपर्टी थी, रूल था, यानी रे डायग्राम में देखा था कि जितनी तुम्हारी u होगी उतनी तुम्हारी क्या होगी, v, यानी जितनी दूर तुम शीशे से खड़े हुए होंगे, प्लेन मिरर से जो शादी में मिलाओ शीशे, यानी ड्रेसिंग टेबल के सामने अगर तुम खड़े हुए होंगे, यानी जितनी दूर तुम ड्रेसिंग टेबल से खड़े, अंदर भी तुम्हारी उतनी दूर क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। यानी अगर तुम 4 मीटर दूर खड़े किससे, मिरर से, तो अंदर भी कितनी दूर दिखाई दे रही होगी तुम्हारी इमेज, 4 मीटर दूर दिखाई दे रही होगी। अब क्या काम करा भाई इसने करा, इफ ही मूव्स, यदि वो मूव करके 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, यानी मिरर के तरफ को, टुवर्ड्स का मतलब मिरर की साइड को, वो चल के आगे आ गया, यानी रामफल 4 मीटर से कितने मीटर पे आ गया, 1 मीटर चल के 3 मीटर पे आ गया, कितने मीटर पे, 3 मीटर पे। तो इमेज भी तो चल के आई होगी भाई, जितना तुम शीशे की तरफ, ठीक है भाई। और वो कह रहा है कि जो रामफल है वो चल के कहाँ गया, 1 मीटर पास आ गया मिरर के, यानी 1 मीटर पास आ गया ऑब्जेक्ट, अगर 1 मीटर पास आ गया तो कितनी दूरी रहेगी, 3 मीटर। तो अंदर भी इमेज जो चल के आ गई होगी वो 1 मीटर कहाँ आ गई होगी, पास आ गई होगी, यानी वो भी कितने रह गया होगा, 3 मीटर। वही पूछ रहा था, ताकि डिस्टेंस बिटवीन रामफल एंड इमेज, रामफल कहाँ खड़ा था, यहाँ खड़ा था, इमेज कहाँ बन रही थी, यहाँ बन रही थी, यानी 3 तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी और 3 ही क्या होगी, इमेज डिस्टेंस, यानी रामफल के और रामफल की इमेज के बीच की दूरी, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को अगर जोड़ दें तो कितनी आ जाएगी, 6, कितनी आ गई भाई, 6 मीटर। बात आई समझ में? एक बार और समझा दो जल्दी से। जो रामफल है वो अपनी इमेज देख रहा था प्लेन मिरर के अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, जो मिरर के बीच की डिस्टेंस थी और उसके इमेज के बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 4 थी। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 4 से कितनी रहेगी, 3 रहेगी, यानी वो 4 से 1 मीटर, भाई जितनी दूर उसकी इमेज बन रही थी इतनी दूर रामफल खड़ा हुआ होगा, और उसने 1 मीटर चल गया होगा, कदम चल दिए, तो उधर से भी इमेज कहाँ होगी, 1 मीटर आगे, तो 3 मीटर तो इधर रहेगी होगी डिस्टेंस, और 3 मीटर इधर रहेगी होगी, और 3 और 3 दोनों के बीच में कितनी रहेगी होगी, 6। तो वही पूछ रहा था रामफल और उसकी इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस बची हुई होगी, तो 3 और 3 6, यानी 3 + 3 6 मीटर बची हुई